ओके। अस्सलाम वालेकुम। तो क्वेश्चन नंबर 18 से मैं शुरू करता हूँ, जो आपकी सारी डायग्राम्स वाला है, हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन वगैरह। तो एक मिनट मुझे दे दो, फिर आई गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे हिस्टोग्राम बनाने का कहा हुआ है, और सेम डायग्राम के ऊपर आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी बनाना है। हिस्टोग्राम के अंदर आप रेक्टेंगल्स बनाते हो जो कनेक्टेड होते हैं। एक्स वैल्यू, एक्स एक्सिस पे आपके पास अपनी क्लास की जो वैल्यूज होती हैं वो जा रही होती हैं, और चूंकि हिस्टोग्राम कनेक्टेड होते हैं तो आप 19 पे एंड करके यहाँ 20 से नहीं स्टार्ट करते। रादर देन आप 19.5 पे ही अपना हिस्टोग्राम एंड करोगे और अपना रेक्टेंगल एंड करोगे, और अगला रेक्टेंगल भी वहीं से स्टार्ट करोगे, सो दैट आपके सारे रेक्टेंगल्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। इसलिए मैं हर क्लास के बीच का एक मिड पॉइंट जो बनता है 49 और 50 के बीच का, वो मैं ऊपर मेंशन कर रहा हूँ। और आखिरी वाला हिस्टोग्राम फिर 59 की जगह 59.5 तक जाएगा, क्योंकि सारे rectangles सारे rectangles are supposed to have equal width, इसलिए जो पहला रेक्टेंगल है वो स्टार्ट भी 9.5 से होगा। फिर जो फ्रीक्वेंसीज हैं आपके पास, वो इक्वल डिविजन्स ऑफ 5 से मैं मार्क कर लेता हूँ, 5, 10, 15, 20 एंड देन 25। और फिर उसकी जो ग्रुप है दैट इज़ 9.5, 19.5, 29.5, 39.5, 49.5 एंड 59.5। अब जो पहला ग्रुप है उसकी फ्रीक्वेंसी है 5, तो मैंने 5 तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो जो ये मेरा रेक्टेंगल है ये हो गया। इसके बाद अगले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी इज़ 25, तो मैंने 25 तक एक स्ट्रेट लाइन बनानी थी, लेकिन ये स्ट्रेट तो नहीं बनी। तो 25 तक ये रेक्टेंगल आपका इस क्लास के लिए हो गया। एरो नहीं बनाना, लाइन बनानी है। उसके बाद जो अगली क्लास है आपके पास उसकी फ्रीक्वेंसी है 40, और जो मैंने प्लॉट ही नहीं की, दिस इज 30, 35 एंड देन 40। तो जो अभी रेक्टेंगल है उसकी हाइट 40 तक होनी चाहिए, ऐसे थोड़ा सा इधर होना चाहिए उसको। और मे बी आई टू जस्ट picked it and moved it, but not that. मैं स्केल से ही बना लेता 40, और ये वाली लाइन में 40 तक। उसके बाद जो अगला रेक्टेंगल है उसकी हाइट शुड बी 20, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 20 है। तो यहाँ तक हो गया। और उसके बाद वाली रेक्टेंगल की हाइट शुड बी 10, सो वो यहाँ तक हो गया। तो इस तरह आपका हिस्टोग्राम पूरा हो जाता है। अब इसका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला पार्ट है उसके लिए आप अपने मिड पॉइंट से प्लॉटिंग करते हो। जो इस रेक्टेंगल का मिड पॉइंट है, उस एक्स एक्सिस वाला मिड पॉइंट, उस पर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट, इधर एक डॉट। और जो इसके फ़ौरन बाद वाली क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी भी नो के ज़ीरो है, तो उसके भी मिड पॉइंट पे एक डॉट। और बस इस लाइंस को आपने कनेक्ट करना है। और ये आपका पॉलीगॉन इस तरह बन जाएगा। तो हिस्टोग्राम विद फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, दिस इज़ हाउ यू मेक इट। ये वाला पार्ट थोड़ा इग्नोर कर देना, ख़राब हो गया है, बट या। अगले क्वेश्चन में आपसे दोबारा हिस्टोग्राम पूछा हुआ है, क्वेश्चन 20 में। वेजेस आपकी 1 से 25 तक हैं, और बीच में उनके पॉइंट्स ब्रेक हो रहे हैं, तो मैं फिर से मिड पॉइंट यहाँ लिख लेता हूँ, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5,
25.5 और 0.5। तो 0.5, 5.5, 10.5, 15.5, 20.5, 25.5। जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं दैट इज गोइंग अप टू 30। तो मैं 5 के डिवीजन से वो भी बना लेता हूँ, 5, 10, 15, 20, 25 एंड देन 30। तो जो मेरा पहला रेक्टेंगल है उसकी फ्रीक्वेंसी से कॉरस्पॉन्डिंग हाइट शुड बी 15, दूसरे वाले की इट शुड बी 25। तो मैं अभी ही इसको 25 तक ड्रॉ कर लेता हूँ। देन इट शुड बी 30, then it should be 20, and then it should be 10, this should be 10, this should be 20। ये ऐसे, ये ऐसे। तो आपका सिंपल हिस्टोग्राम इस तरह बन जाता है। अपनी क्लासेस की बाउंड्रीज आप निकालते हो पहले मिड पॉइंट्स के थ्रू, और फिर उस पर रेक्टेंगल की हाइट कॉरस्पॉन्ड्स टू द फ्रीक्वेंसी। सो या मूविंग ऑन। इस केस में आपको सिर्फ फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पूछा हुआ है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के केस में हम रादर देन बाउंड्री वैल्यू मिड वैल्यूज यूज़ करते हैं। तो इस केस में मैं मिड वैल्यूज़ यहाँ लिख देता हूँ। 65 और 69 की मिड वैल्यू इज 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 and then 102 and 62। उन दोनों की फ्रीक्वेंसी 0 0 है, सो दैट हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन स्टार्ट्स फ्रॉम 0। तो 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 97 देन 102। इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। मैं रेड से स्टार्ट करता हूँ और इसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 है। अब 67 पे मैं अपनी 65 टू 69 वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी प्लॉट करूँगा, मार्क करूँगा। लेकिन उससे पहले वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसीज मार्क करनी है, विच इज़ 1, 2, 3, 4, 5। तो 67 वाली फ्रीक्वेंसी इज़ 1, 72 वाली फ्रीक्वेंसी इज़ 2, 77 वाली frequency is again 2, then 82 वाली frequency is 4, then 87 वाली frequency is again 4, 92 पे you have 5, 82 वाली was 4, my bad, this is not, 77 के लिए you had 4 and then 82 के लिए you had 4। जो 87 है उसके लिए you had 5 and then 92 के लिए you had 5 and then 97 के लिए you had 4 then a 0। अब बस इन फ्रीक्वेंसीज को आपने ज्वाइन करना है। and then you have your polygon। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन के लिए मिड पॉइंट्स और हिस्टोग्राम के लिए बाउंड्री पॉइंट्स। दिस इज हाउ यू यूज टू मेक बोथ ऑफ देम। इसके बाद क्वेश्चन 25 में आपसे
क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ मांगा हुआ है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज़ थोड़ा सा डिफरेंट दैन यूजुअल फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, और उसके लिए ये यूज़ बाउंड्री पॉइंट्स 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5 and then 104.5। एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे मैं बना लेता हूँ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके बुक में दो तरह की दी हुई है, एक मोर देन के लिए और एक लेस देन के लिए। अब पहले तो ये, अच्छा, अब 74.5 के ऊपर जो नंबर मैं मार्क करने लगा हूँ, दैट टेल्स मी के हाउ मैनी ऑफ माई वर्कर्स या हाउ मच ऑफ माई फ्रीक्वेंसी लाइज मोर देन 74.5 के लिए, सॉरी, या फिर लेस देन 74.5 के लिए। ओके, तो लाइक 74.5 अगर मेरा एक्स एक्सिस पे है, तो जो वाई एक्सिस पे नंबर होगा वो मुझे बताएगा कि कितने वर्कर्स की वेज 74.5 से ज़्यादा है। तो एक्स एक्सिस पे मैं चाहिए बाउंड्री पॉइंट्स मार्क कर लेता हूँ, 74.5, 79.5, 84.5, 89.5, 94.5, 99.5 and then 104.5। उसके बाद हाउ मच ऑफ माई वर्कर्स हैव अ वेज ऑफ मोर देन 74.5। जितने भी यहाँ पे लोग हैं सबकी वेज 74.5 से ज़्यादा है। सबसे पहले तो मेरे पास टोटल फ्रीक्वेंसी मेरी 45 है, 2 and 4 6 and then 8 14 25, this 20 makes it a 45। अब आई एम यूजिंग, मैं आपको बताता हूँ कि बाउंड्री वैल्यूज़ क्यों यूज़ कर रहा हूँ रादर देन मिड वैल्यू। से 79.5 पे आई एम आस्किंग कि कितने लोगों की वेज 79.5 से ज़्यादा है। सो आई नो कि दो लोगों की 79.5 से कम है, क्योंकि इनकी लाइज बिटवीन 75 एंड 79, एंड देन बाकी इन सब की विच इज़ अबाउट 43 पीपल, उनकी 79.5 से ज़्यादा है। आई नो विद सर्टेनिटी, बट इफ आई वाज टू आस्क the same question about 77, then I do know that these same 43 people have a wage which is more than 77, but जो ये दो लोग हैं इनकी वेज lies between 75 and 79। अब ये इट कैन बी 78 जिस केस में ये मोर देन पे जाएंगे, और इट कैन बी 76 जिस केस में ये इससे 77 से यस वाली वेज की कैटेगरी में जाएंगे, बट आई वुड नेवर नो विद सर्टेनिटी। इसीलिए आई यूज the endpoints rather than the midpoints। तो बस इसी चीज़ को यूज़ करके आई स्टार्ट। हाउ मच ऑफ द वर्कर्स हैव अ वेज विच इज़ मोर देन 74.5। टोटल 45 है और सबकी 74.5 से ज़्यादा है, तो आंसर हो गया 45। अब कितने लोगों की वेज 79.5 से ज़्यादा है? वी नो दो लोगों की 79.5 से कम है, तो इसका आंसर 43 हो जाएगा। अब कितने लोगों की वेज 84.5 से ज़्यादा है? वी नो के 6 लोगों की, 2 + 4 6, 84.5 से कम है, तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 45 - 6 विच इज़ 39। उसके बाद कितने लोगों की वेज 89.5 से ज़्यादा है? तो 2 + 4 6 and +8 14 लोगों की वेज इज़ लेस देन 89.5, तो 45 - 30 - 14 इज़ 31, तो इसलिए यहाँ पे 31। इफ़ यू सी कि मैंने I started with 45, 2 सब्ट्रैक्ट किया 43, 4 सब्ट्रैक्ट किया 39, 8 सब्ट्रैक्ट किया 31, तो सेम पैटर्न पे आई गेट अ 20, 11 सब्ट्रैक्ट करके देन आई गेट अ 7, 13 सब्ट्रैक्ट करके एंड देन आई गेट अ 0। अब आई आस्क के कितने लोगों की वेज 74.5 से ज़्यादा है, तो टोटल 45 है और सबकी ही 74.5 से कम है। टोटल मेरे पास 45 लोग हैं और सबकी ही वेज 45 से ज़्यादा है, तो 0 लोगों की वेज 74.5 से कम है इज़ द आंसर। अब कितने लोगों की वेज 79.5 से ज़्यादा है? आई नो कि 43 लोगों की तो 79.5 से, माय बैड। F2 के लिए आई एम आस्किंग कितने लोगों की वेज 79.5 से कम है,
तो 43 लोगों की 79.5 से ज़्यादा है, तो सिर्फ 2 लोगों की 79.5 से वेज कम है, एज यू कैन सी। इसी तरह यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 6, क्योंकि यू आर आस्किंग है कितने लोगों की वेज 84.5 से कम है, एंड यू कैन सी कि दैट इज दिस 4 एंड दिस 2 पीपल एडिंग अप टू 6। तो बेसिकली दिस इज योर यूजुअल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली चीज़, 2 + 4 6, 6 + 8 14, and then 14 + 13, 14 + 11 is 25, then 13 38, and then a 7 45. At all points you can see that the total sums add up to 45, बिकॉज हमारे पास टोटल 45 लोग हैं और हम पूछ रहे हैं कि कितने लोगों की 84.5 से ज़्यादा है। या फॉर एग्जांपल मैं इस केस की बात करूं तो यस 39 की अगर ज़्यादा है तो जितने भी बाकी बचे उन सब की कमी होगी, एवरीवन वुड बी इन वन कैटेगरी और अनदर, तो जो दोनों कैटेगरीज का सम आ रहा होगा दैट विल ऑलवेज बी 45। तो अब बस इन फ्रीक्वेंसीज को प्लॉट करना है, तो स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। सॉरी, 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड देन 45। और बस 74 पॉइंट पहले मैं मोर देन के लिए प्लॉट कर देता हूँ, तो 74.5 पे आपके पास जो मार्क आएगा वो आएगा 45 पे। अगला मार्क आपके पास आएगा 41 पे। अगला मार्क आपके पास आएगा, सॉरी 43 पे आना था, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बस थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। 79.5 आएगा मार्क 43 पे। उसके बाद 39 पे, 39 इज़ अबाउट यहाँ पे। उसके बाद 31 पे, 31 के बाद 20 पे, 20 के बाद 7 पे, एंड देन 0 पे। तो बस इस चीज़ को भी मैंने कनेक्ट करना है। तो ये मेरे पास मोर देन वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बन जाएगा, और इसको मैं कह सकता हूँ, कहूँगा मोर देन। लेस देन के केस के लिए सेम प्लॉटिंग करनी है। 74.5 पे वी हैव 0, 79.5 पे वी हैव 2, 84.5 पे वी हैव 6, 9.5 पे वी हैव 14, 94.5 पे वी हैव 25, ऑलमोस्ट यहाँ। देन 99.5 पे वी हैव 38, which is यहाँ पर, and then 104.5 के लिए will be at 45। बस इन लाइंस को कनेक्ट करना है, इन डॉट्स को कनेक्ट करना है। एंड ये आपका लेस देन वाला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो गया। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें आपसे सूटेबल डायग्राम मांगी हुई है। इस केस में आपके पास एक्स एक्सेस पे कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है, सिर्फ कैटेगरीज हैं, और वाई एक्सेस पे आपके पास न्यूमेरिक वैल्यू है। तो इस केस में सूटेबल डायग्राम वुड बी अ बार चार्ट, और बार चार्ट बनाना मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक्स एक्सिस पे आपकी वैल्यूज 8500 तक जा रही हैं, तो मैं पहले वो प्लॉट कर लेता हूँ। 1000, 2000, 3000, 4000, वाई एक्सिस पे आई मेंट 5000, 6000,
7, 8 एंड देन 9000। सबसे पहले आपको वीट के लिए एक रेक्टेंगल बनाना है जिसकी हाइट शुड बी 8500, तो इसके बीच में से, और ये बार या ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ वीट, तो मैं यहाँ पे सिंपली वीट लिख दूंगा। उसके बाद शुगर के लिए रेक्टेंगल बनाना है या बार बनाना है, उसकी हाइट शुड बी 6300, तो वो मैं यहाँ बना दूंगा। जो इन रेक्टेंगल्स की विड्थ है दैट शुड बी इक्वल, जो मैं अंदाजे से बना इक्वल रखने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बट फ्री हैंड है तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बट यू शुड मेक श्योर कि वो इक्वल हो यूजिंग स्केल। उसके बाद 54 की हाइट पे बार आएगा, उसकी भी ये भी कर दूंगा। उसके बाद 3020 पे एक बार आएगा, उसको भी मेंशन कर देंगे ग्राम, एंड देन 2300 पे एक बार आएगा। और उसको भी मेंशन नॉट 2300 बट बार। तो बार्स बना के जो उनकी हाइट है वो रिप्रेजेंट्स द न्यूमेरिक वैल्यू दैट यू आर प्लॉटिंग ऑन वाई एक्सिस। उसके बाद क्वेश्चन 31 में आपसे मल्टीपल बार चार्ट मांगी हुई है, तो सिंपल बार चार्ट ऊपर बनाई थी। मल्टीपल बार चार्ट में आपके पास कैटेगरी है, जैसे इसमें ऊपर नंबर ऑफ ऊपर क्रॉप्स थी डिफरेंट, यहाँ पे डिफरेंट कंट्रीज हैं, तो वो हमारे पास आ जाएंगे एक्स एक्सिस पे। पहले मैं रेक्टेंगल्स बनाऊंगा फिर उनके नाम मेंशन करूंगा, लेकिन मेरी एक्सिस सो ओके। मैं वाई एक्सिस पे ही दोनों चीज़ें प्लॉट करूंगा, बर्थ एंड डेथ रेट। और सिंस मैं दोनों चीज़ें एक ही डायग्राम में बना रहा हूँ तो वो मल्टीपल बार चार्ट है, क्योंकि मैं मल्टीपल चीज़ें शोकेस कर रहा हूँ। इसमें मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 44 तक है, तो मैं 5 10 से 5 के इंक्रीमेंट से 45 तक जाऊँगा। 0 5 10 15 20 25 30 35 40 एंड देन 45। और मैंने बर्थ रेट के लिए एक बार बनाना है जिसकी हाइट शुड बी 32, क्योंकि मैं जापान के लिए बना रहा हूँ, और जापान का डेथ रेट इज़ 30, बर्थ रेट इज़ 32। और इसी के बराबर में एक डेथ रेट के लिए भी बार बनाना है, हाइट 19, क्योंकि डेथ रेट 19 गिवन है। सो एक्स एक्सिस पे अब आई मेंशन कि दिस इज़ फॉर जापान। अब दो रेक्टेंगल्स हैं और आई डोंट नो कि कौन सा वाला डेथ रेट के लिए और कौन सा वाला बर्थ रेट के लिए, तो मैं सिंपली एक को क्लियर कर दूंगा। और अभी भी कलर हो गया है, बट वी डू नॉट नो कि कलर वाला रिप्रेजेंट्स द डेथ रेट और द बर्थ रेट जस्ट फ्रॉम द डायग्राम। जो गिवन डेटा है उसको देख के वी कैन टेल, बट जस्ट फ्रॉम द डायग्राम वी कैन नॉट। सो फॉर द सेक ऑफ इट वी मेंशन अ की। तो जो एम्प्टी रेक्टेंगल है दैट इज फॉर बर्थ रेट, एंड जो filled rectangle है death is that is for death rate, and that is why you use keys to साइन के आप किस चीज़ से क्या चीज़ शो कराना चाह रहे हो। इंडिया के केस में आपका बर्थ रेट इज़ 33। 33। अब क्योंकि एक दफ़ा मैंने बर्थ रेट को लेफ्ट पे और डेथ रेट को राइट पे बना दिया है, तो मैं वही चीज़ करूँगा फॉर ऑल ऑफ माई कंट्रीज़। और डेथ रेट 14 है, तो यहाँ पे मेरा जो बार आएगा दैट वुड बी 14 की हाइट पे।
और ये कलरिंग ज़रूरी है। उसके बाद यहाँ पे मैंने इंडिया मेंशन कर दिया। जर्मनी के लिए 16 की हाइट है, 16 एंड देन 10। जर्मनी के बाद इजिप्ट के लिए 44, 44 is somewhere around here, then birth rate के लिए it is 24। तमाम बार इसकी जो विड्थ है दैट शुड बी सेम, लेकिन मैं थोड़ा सा फ्री हैंड रख रहा हूँ क्योंकि वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा रिकॉर्डिंग में। और जर्मनी के बाद आई शुड मेंशन कि दिस इज फॉर इजिप्ट। ऑस्ट्रेलिया के लिए इट इज 20 एंड देन 9। तो इस तरह आपका मल्टीपल बार चार्ट बन जाता है। कैटेगरी सेम सिंपल बार चार्ट की तरह एक्स एक्सिस पे और न्यूमेरिक वैल्यूज वाई एक्सिस पे। फर्क बस इतना है कि वाई एक्सिस के थ्रू आप दो पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंट कर रहे हो, इस केस में बर्थ रेट और डेथ रेट, जिसके लिए दो सेपरेट बार साइड बाय साइड आपने बनाए हैं। मूविंग ऑन, क्वेश्चन 32 में कंपोनेंट बार चार्ट मांगा हुआ है। कंपोनेंट बार चार्ट और मल्टीपल बार चार्ट में फ़र्क ये है कि कंपोनेंट बार चार्ट में आप हर कैटेगरी, इस केस में ये कैटेगरीज हैं जो एयर्स आपको दिए हुए हैं, तो मैं उनके लिए मार्किंग कर लेता हूँ। 2000, 2001, 2002 एंड देन 2003। सबके ये एक ही रेक्टेंगल बनेगा, लेकिन उस रेक्टेंगल के अंदर कंपोनेंट्स होंगे, हेंस द नेम कंपोनेंट बार चार्ट। तो मैं सबसे पहले वाई एक्सिस पे वैल्यूज मार्क कर देता हूँ। 16 इवन नंबर्स के इंक्रीमेंट से 200 से लेके 1800 तक। 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 एंड देन 1800। अब जो एक सिंगल मैं बार बनाऊंगा 2001 में, वो मेरे टोटल एक्सपेंडिचर की हाइट के इक्विवेलेंट बनाऊंगा विच इज़ 1168। तो दैट इज समवेयर यहाँ पे। इस बार की हाइट रिप्रेजेंट्स टोटल एक्सपेंडिचर दिस नंबर फॉर माई 2000 ईयर। अब इसके अंदर कंपोनेंट्स बनाने हैं। इसके अंदर 675 हाइट जो इसकी टोटल लेंथ है उसका उसमें से 675 मैंने एग्रीकल्चर के लिए देनी है। सिंपली यहाँ पे 600 है तो 675 यहाँ पे होगा। तो अब ये वाली हाइट मेरे पास 675 की है जो एग्रीकल्चर को अलॉट हो गई है। ये वाली हाइट मेरे पास 263 की होनी चाहिए। तो 675 प्लस 263 इज ऑलमोस्ट 900 समथिंग, तो वो मैं यहाँ पे कट लगा देता हूँ। तो ये हाइट 263 की हो गई और फिर ये हाइट बची हुई बाय डिफ़ॉल्ट 230 की हो गई क्योंकि टोटल हाइट मेरे पास 1168 है। तो इस तरह यू मेक योर कंपोनेंट बार चार्ट, एक एक बार हर कैटेगरी के लिए और इसके अंदर हाइट वाइज कंपोनेंट बना के। और अब इसमें कौन सा कंपोनेंट किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट फ्रॉम द डायग्राम वी कैन नॉट टेल। अगेन हमें इसके लिए कीज चाहिए, तो मैं एक में रेड और एक में ग्रीन और इसमें ब्लू कलर कर देता हूँ। और यहाँ पे की मेंशन करना नेसेसरी है कि जो मेरा रेड है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो मेरा ग्रीन है
वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। आई नो यू सेड नॉट टू यूज कलर्स अदर देन ब्लैक एंड वाइट, लेकिन की के लिए इस पॉइंट पे दिस इज काइंड नेसेसरी। तो जो मेरा ब्लू रिप्रेजेंट कर रहा है दैट इज एग्रीकल्चर, द रेड रिप्रेजेंट्स industries, and then green represents miscellaneous charges और total height represents the total expenditure. की मेंशन करना ज़रूरी है, वरना we won't be able to tell just from the diagram. डेटा तो हमारे पास अभी given है, लेकिन just from the diagram we could not have to tell कि what represents what. 2001 में total expenditure 1425 है, तो 1425 की हाइट तक में मेरे पास एक बार आएगा, जिसके बाद 850 की हाइट पे मैं अपने एग्रीकल्चर के लिए कट लगाऊंगा कंपोनेंट बनाने के लिए अबाउट यहाँ पे 850। देन उसमें 320 प्लस करके 1170 पे, मतलब 1170 यहाँ पे है, मेरे पास एक कट आएगा। और बस जो हमारी बची हुई हाइट होगी वो मिसलेनियस को ऑटोमेटिकली अलॉट हो जाएगी। मैं फ्री हैंड कर रहा हूँ अगेन, तो मेरे प्रोपोर्शंस थोड़े से सही नहीं होंगे, लेकिन आपको मेन आइडिया समझाना इज़ माई प्राइमरी जॉब राइट नाउ, एंड आई होप आपको वो समझ आ रहा हो। 2002 के केस में टोटल हाइट इज़ 1500, तो 1500 यहाँ और यहाँ एक बार आ गया। सेम उस बार में 825 की हाइट पे मेरे पास एग्रीकल्चर की कट आ जाएगा। उसमें 375 प्लस करना है, विच मेक्स इट 1200, तो वो कट यहाँ आ गया और फिर मैं कलर कर दूंगा। तो व्हाट आई बीन सेइंग इज कि टोटल मैंने पहले जो बनाया था वो हाइट 1500 की थी, फिर मैंने एग्रीकल्चर के लिए 825 वाई एक्सिस से देख के कट लगा दिया, जिसके बाद मुझे 375 की हाइट का एक रेक्टेंगल का पार्ट चाहिए था। 825 और 365 मेक्स इट 1200, इसलिए मेरे वाई एक्सिस से 1200 की वैल्यू पे लगाया, और जो रिमेनिंग 300 की हाइट बच गई क्योंकि ये 1500 तक था, तो वो 300 इज द नंबर वी नीडेड। इसलिए शुरू में टोटल की हाइट पे प्लॉट करना इज द स्मार्ट डिसीजन। और अब मैंने इन सबको मिटाना है क्योंकि 2001 के लिए भी प्लॉट 2003 के लिए भी प्लॉटिंग करनी है। 2003 के लिए टोटल इज 1675, समवेयर अराउंड इधर 1675, जिसमें से एग्रीकल्चर इज अगेन इज 900 समवेयर यहाँ पे। देन 1325, क्योंकि 425 ऐड करना है, 1325 यहाँ पे होगा, एंड वी आर डन। लास्ट पार्ट विल टेक केयर ऑफ इट इटसेल्फ, क्योंकि हमने शुरू में ही टोटल हाइट बनाई थी। सो या, दिस इज योर कंपोनेंट बार चार्ट। मूविंग ऑन, वी हैव पाई डायग्राम। पाई डायग्राम इज फेयरली सिंपल। सबसे पहले मैं एक सर्कल बना लूँ, फिर आई एक्सप्लेन। ओके, तो मेरे पास सर्कल आ गया। अब इस सर्कल में मेरे पास 360 डिग्रीज हैं, एंड जो मेरे पास वैल्यू मैंने शो करानी है दैट इज एक्सपेंडिचर, वो टोटल 10,000 है। 25, 15 टू 20, 15, 10 एंड देन 15 को प्लस करके जो बनता है, सो यू गेट 10,000 टोटल एक्सपेंडिचर, जो डिफरेंट आइटम्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेबर, ब्रिक, सीमेंट वगैरह में। अब आप उसको पाई डायग्राम पे रिप्रेजेंट करोगे तो पाई डायग्राम में आपके पास होती हैं 360 डिग्रीज। आपने सेम परसेंटेज या सेम प्रोपोर्शन वाइज 360 डिग्रीज को अपने आइटम्स लेबर, ब्रिक, सीमेंट वगैरह में डिवाइड करना है। तो वो आप इस सिंपली ये वाली चीज़ से कर सकते हो। आपके पास क्या, आपके पास 360 डिग्रीज हैं, आपने उनको 10,000 से डिवाइड किया, से एक्सपेंडिचर रुपीज़ में, तो आपको पता चलेगा कि आपकी पाई डायग्राम में 1 रुपये के लिए आपको कितनी डिग्रीज चाहिए।
देन आपने उसको 2500 से मल्टीप्लाई किया तो उससे आपको पता चलेगा कि आपको अपने लेबर या द आइटम जिसके पास 2500 रुपीज़ हैं उसके लिए कितनी डिग्रीज चाहिए, जिसका आंसर होगा 90। देन आपने सारे केसेस के लिए ये वाली चीज़ कैलकुलेट करनी है इंटू 1500, देन 360 over 10,000 into, this is not equal to, this is into, and this is equal to, into 2000, and then 360 over 10,000 into 1000। क्योंकि 1500 वाली चीज़ दो दफ़ा तीन दफ़ा है तो मैंने उसको एक ही दफ़ा कैलकुलेट करके लिखनी है। मैं कैलकुलेटर खोल देता हूँ। 360 over 10,000 into 2500 is 90, yes, और 1500 के केस में it is 54, then 2000 के केस में it is 72, and then 1000 के केस में it is 36। तो आपने अपने लेबर के लिए 90 डिग्री का एंगल बनाना है, अपने ब्रिक्स के लिए 54 डिग्रीज का एंगल बनाना है, सीमेंट के लिए 72 डिग्रीज का, स्टील के लिए अगेन 54 का, टिम्बर के लिए 36 का, एंड देन सुपरविजन के लिए अगेन 54 का। तो ये जो आपके पास टोटल 6 एंगल्स बनेंगे इनका सम वुड इक्वल 360, क्योंकि आपने 360 को ही डिस्ट्रीब्यूट किया है जस्ट यूजिंग द प्रोपोर्शन जो आपके डेटा में गिवन था इस फैक्टर के थ्रू। आई होप दैट मेक्स सेंस, आई एम सॉरी थोड़ा सा मैस क्रिएट हो गया। तो बेसिकली आपने देखा कि एक रुपये के लिए आपको कितनी डिग्रीज चाहिए, डिवाइडिंग इस फैक्टर से आपको पता चलेगा कि एक रुपये के लिए कितनी डिग्रीज यू वुड नीड, कितना एंगल यू वुड नीड। और ये बर के पास 2500 रुपीज़ हैं तो आपने मल्टीप्लाई किया दोनों को तो आपको पता चलेगा कि ये बर के लिए कितनी डिग्रीज यू वुड नीड। इसी तरह आपने हर आइटम के लिए नंबर ऑफ डिग्रीज निकाल दिया। अब बस सिंपली आपने वो एंगल बनाना है। रेफरेंस आप हॉरिजॉन्टल लाइन से स्टार्ट करिए बिकॉज दैट इज़ द सिंपलेस्ट थिंग टू डू, वरना आप ये वाली लाइन सर्कल में किसी भी पॉइंट पे बना सकते हो, लेकिन अब आपने 90 का एंगल बनाना है इस लाइन से। तो वो मैं बना देता हूँ, दिस इज 90। 90 के बाद आपको ब्रिक्स के लिए 54 डिग्रीज का एंगल बनाना होगा। तो 54 का एंगल अबाउट मैं रफली बना देता हूँ, दिस इज 54। 54 के बाद यू नीड एन एंगल ऑफ 72। एक मिनट, ओके। अब आपने इस लाइन पे रखना है और 72 डिग्रीज का एंगल बनाना है, तो वो थोड़ा सा यहाँ कहीं होगा, तो मैं उसको रफली बना देता हूँ। आप डी से बनाओगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा। 72 के बाद 54 के बाद 72, फिर दोबारा 54 का एंगल बनाना है, दिस इज 54। देन 54 के बाद आपको 1000 के केस में 36 का बनाना है, 36 का एंगल वुड बी स्मॉल, एंड देन आपको अगेन 1500 के केस के लिए 54 का बनाना है, जो कि आपके पास आखिर में बच गया तो वो ऑटोमेटिकली 54 का हो जाएगा। आई नो ऑटोमेटिकली एंगल 54 का हो जाएगा। मेरे एयरफोन्स की चार्जिंग ख़त्म हो गई है तो ऑडियो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई होगी, बट श्योर, बट या 360 डिग्रीज इन अ सर्कल आपने डिस्ट्रीब्यूट किया अपने आइटम्स में यूजिंग द प्रोपोर्शंस जिनमें एक्सपेंडिचर डिवाइडेड था सिंपली। और ये पाई चार्ट आपकी बन गई है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।